नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव नंदपुर, जहां दो भाई गौरव और कवि अपने पिता की पहली पत्नी की संतान थे। मां के गुजर जाने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की, जिससे रोहन का जन्म हुआ। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सौतेली मां अनुजा ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली और दोनों भाइयों को नदी के उस पार एक छोटे से पुराने घर में रहने भेज दिया। सुबह की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गौरव चूल्हे के पास बैठा था। लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी। तभी कवि बाहर से पानी लेकर आया। उसके कपड़े हल्के से भींगे हुए थे। कुछ देर दोनों बस चुप रहे। फिर अचानक कवि जमीन पर बैठ गया, जैसे उसके मन में बहुत कुछ घुटा हुआ हो। भैया, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा भी कभी कोई घर था। वो बड़ा सा आंगन, वो पेड़ जहां हम झूला झूला करते थे, क्या वो सब सच में था या बस एक सपना था जो हमने साथ में देखा था? नहीं कवि, वो सपना नहीं था, वो सब सच था। वो हमारा ही था। वो आंगन, वो दीवारें, हर एक कोना जहां माँ की हंसी गूंजती थी और जहां पिताजी हमें शाम को कहानियां सुनाते थे। लेकिन एक सच ये भी है कि अब वो सब हमारा नहीं रहा और शायद कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जब कुछ चीजें हमसे छिन जाती हैं तो वो सिर्फ यादों में ही रह जाती हैं, कभी लौट कर नहीं आती। लेकिन भैया, हमसे ही क्यों सब छीन लिया गया? हमने क्या गलत किया था? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि माँ अब हमारे बीच नहीं है? नहीं, ऐसा मत सोचो। हमने कुछ गलत नहीं किया। गलती सिर्फ इतनी थी कि हम चुप रहे और कुछ लोगों ने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया। रोहन आंगन में खड़ा था। उसकी नजरें बार बार उसी दिशा में थीं, जहां दूर धुंध के पार उसके दोनों भाइयों का घर था। तभी अंदर से उसकी मां अनुजा ने उसे आवाज दी। रोहन, तुम फिर से वही देख रहे हो ना? मैंने कितनी बार कहा है, उन लोगों से अब तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। वे इस घर का हिस्सा कभी थे ही नहीं। समझो, तुम्हारे पिता ने गलती की थी उन्हें यहां रखकर, और मैंने वही गलती सुधार दी है। अब ये घर, ये जमीन सब तुम्हारा है। देखना, जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करवाऊंगी। लेकिन आप कहते हैं कि उनका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्या खून का रिश्ता सच में ऐसे ही टूट जाता है? मैंने उनके साथ खेला है, उनके साथ हंसा हूं। उन्होंने ही मुझे चलना सिखाया था। आप कैसे कह सकती हैं कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है? मां का चेहरा भी एक पल के लिए कठोर हो गया, लेकिन उसने भी चुप्पी साध ली। इधर कवि चुपचाप बाहर बैठा था, नदी को देख रहा था। गौरव उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर दोनों बस पानी की आवाज सुनते रहे। भैया, अगर एक दिन हम उस घर में वापस जाएं, तो क्या सौतेली माँ हमें बेइज्जत करके निकाल देंगी? शायद वो हमें देखना भी पसंद न करेंगी। अब तो लगता है कि घर की दीवारें भी हमें भुला चुकी हैं, लेकिन हम खुद को कैसे भूल सकते हैं? जो कुछ हमने झेला, जो कुछ हमने खोया, वो हर दिन हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। और एक दिन जब समय बदलेगा, हम कुछ छीनने नहीं जाएंगे। हम बस अपना हक वापस लेकर शांति से वहीं खड़े होंगे जहां से हमें हटाया गया था। बातें करते करते शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था और ठीक उसी वक्त दूर पानी के किनारे एक परछाई हल्की सी दिखाई दी। भैया, वो देखो, कोई है वहां? गौरव ने गहरी नजर से देखा। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। शाम का अंधेरा और गहराने लगा। नदी का पानी अब एक गहरा काला रंग लेने लगा और हवा में एक अजीब ठंडी बेचैनी फैलने लगी थी। भैया, मुझे लग रहा है ये कोई अजनबी नहीं है। इसकी चाल, इसकी परछाई, ये जानी पहचानी सी लग रही है। लेकिन अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं, तो वो यहाँ क्यों आएगा, नदी पार करके हमारे पास इस वक्त? गौरव की नजरें उस परछाई से हटी ही नहीं। रुक, थोड़ा और पास आने दे। अंधेरे में अक्सर सच भी धोखा दे जाता है, लेकिन दिल कभी गलत नहीं पहचानता। परछाई अब बिल्कुल करीब आ गई और जैसे ही वह हल्की रोशनी में आई, दोनों भाइयों की सांसें थम गईं। वो रोहन था। रोहन, रोहन, क्या सच में तुम हो या मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूं? तुम यहाँ इस वक्त अकेले,
क्या तुम्हें डर नहीं लगा? रोहन पहले कुछ बोल नहीं पाया। वो थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन फिर उसने कवि की तरफ देखा। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत देर कर चुका हूँ। हर दिन हर रात मैं यही सोचता रहा कि आज जाऊँगा, आज आपसे मिलूँगा, लेकिन हर बार मेरे कदम वहीं रुक जाते थे। अनुजा माँ का डर, उनका गुस्सा और सबसे ज़्यादा ये डर कि कहीं आप लोग मुझे देखकर ठुकरा न दें, क्योंकि मैं उसी घर में रह रहा हूँ जो आपसे छीन लिया गया। हर बार जब मैं उस आंगन में कदम रखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपका हक चुरा रहा हूँ, और यह बोझ मैं अब और नहीं उठा सकता। तू जानता है रोहन, हमने तेरा इंतज़ार किया है। हर दिन हर शाम नदी के इस किनारे बैठकर हम बस उस तरफ देखते रहते थे कि शायद आज तू आएगा, लेकिन तू नहीं आया। और धीरे धीरे हमने खुद को समझा लिया कि शायद तू भी हमें भूल गया है, और आज तू अचानक आकर कह रहा है कि तू मजबूर था। रोहन चुप हो गया, उसकी नजरें झुक गईं। तभी गौरव आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ दबा था। बस कवि, अब और कुछ मत बोल। रोहन, तू आया है, इसका मतलब है कि तूने डर का सामना करने की कोशिश की है। और जो इंसान अपने डर से लड़ता है वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन एक बात तू भी समझ ले, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है। और आज तूने वही हिम्मत दिखाई है, इसलिए हम तुझे ठुकराएंगे नहीं। रोहन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सुकून दिखा, लेकिन तभी रोहन का चेहरा एकदम बदल गया, जैसे मानो उसे कुछ याद आ गया। भैया मैं सिर्फ आपसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक चेतावनी देने आया हूँ। अनुजा माँ, वो अब सिर्फ जायदाद से संतुष्ट नहीं है। पिछले कुछ दिनों से वो हर दिन उस पुराने मंदिर में जाती हैं जो जंगल के अंदर है। मैंने उन्हें कई बार देखा है, वो वहाँ अकेली नहीं होती। मैंने उन्हें साफ साफ कहते सुना है कि वो इस घर को भी अपने नाम करना चाहती हैं, जहाँ आप दोनों रह रहे हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, यहाँ तक कि रोहन रुक गया, उसकी आवाज गले में अटक गई। यहां तक कि क्या रोहन? यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकते हैं। कवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैया वही मंदिर जहाँ मैं आज गया था। रोहन उसी मंदिर की बात कर रहा है जहाँ लोग कम जाते हैं। शायद अनुजा माँ वहाँ किसी के साथ हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही है। गौरव अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। तो ये सब बस दिखावा था, समाज में अच्छे बनने का। इसी वजह से हमें ये घर दिया गया था। लेकिन अगर वो सच में कुछ गलत कर रहे हैं तो अब हम चुप नहीं रहेंगे। हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब अपनी जान और अपना हक किसी को नहीं लेने देंगे। भैया मैं अब घर जा रहा हूँ, देर हो गई है। अनुजा माँ को शक हो जाएगा अगर मैं अभी नहीं लौटा। हाँ रोहन, तू जल्दी जा, कवि से घाट तक छोड़ा। हाँ, और रोहन तेरा शुक्रिया भाई। अच्छा लगा कि तू हमें अब भी अपने सगे भाई समझता है। कवि रोहन को लेकर घाट की तरफ निकल गया और गौरव घर की ओर। देख भाई, तुम अपना ध्यान रखना। तुम अभी छोटे हो, ऐसे नदी पार करके हमारे पास मत आया करो, नहीं तो अनुजा माँ तुम्हें डांटेगी, और नदी के पास आते हुए कुछ भी हो सकता है। भैया आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आप जाओ, मैं चला जाऊंगा। रात गहरा चुकी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन जैसे उसकी रोशनी भी आज फीकी पड़ गई हो। गौरव पहले से ही घर पहुंच चुका था। चारपाई पर बैठा था, आंखें दरवाजे पर टिकी हुईं। जैसे ही कवि अंदर आया, गौरव तुरंत खड़ा हो गया। कवि सब ठीक है ना? रोहन सही सलामत पहुंच गया? कवि ने हल्के से सिर हिलाया, फिर धीरे से पास आकर बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। भैया बात सिर्फ मिलने की नहीं थी। जो रोहन ने कहा वो बहुत बड़ी बात है। अगर सच में अनुजा माँ कुछ ऐसा सोच रही है तो हम खतरे में हैं। मैंने पहले ही महसूस किया था कि यह घर हमें यूं ही नहीं दिया गया। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर था, और अब सब साफ हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे भैया? हमारे पास ना पैसे हैं ना सहारा। अगर वो सच में कुछ कर बैठे तो? डरना नहीं है, डर गए तो वो जीत जाएंगे। हमें समझदारी से काम लेना होगा, और सबसे पहले हमें मजबूत बनना होगा। सुबह की हल्की धूप थी, लेकिन माहौल में
अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जंगल के अंदर पुराने मंदिर के पास अनुजा खड़ी थी। उसके सामने एक आदमी था। वह कोई और नहीं बल्कि गांव नंदपुर का भ्रष्ट मुखिया था। मुझे वह घर भी चाहिए और वो दोनों लड़के अब मेरे रास्ते में नहीं आने चाहिए। मुखिया ने हल्की सी हंसी दी। काम आसान नहीं है, लेकिन अगर कीमत सही हो तो रास्ता खुद बन जाता है। और जिस ज़मीन की बात कर रहे हो, वहाँ की ज़मीन महंगी बन रही है, उसे निकलवाने की कीमत तो लगेगी। कीमत की चिंता मत करो, बस काम हो जाना चाहिए। अनुजा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। इधर गौरव और कवि सुबह सुबह उठ चुके थे। घर में अनाज बहुत कम बचा था। भैया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 दिन में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हमें काम ढूंढना होगा, चाहे छोटा हो लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। चलो आज ही गांव चलते हैं, शायद किसी के घर में काम मिल जाए। लेकिन अगर हम घर से बाहर रहे तो अनुजा माँ, वो तो पहले से ही इस घर की जमीन लेने की फिराक में है। हम सावधान रहेंगे, जल्दी लौट आएंगे, लेकिन खाली बैठकर डरने से कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद दोनों भाई गांव की ओर बढ़ गए। लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ तिरस्कार से। वह पहला घर। काकी, कोई काम हो तो बता दीजिए, हम दोनों कर देंगे। घर की औरत ने ऊपर से नीचे तक देखा। हमें काम वाले की जरूरत नहीं है, तुम लोग कहीं और देखो। दोनों चुपचाप आगे बढ़ गए। दूसरा घर। चाचा, बर्तन सफाई, कुछ भी काम हो बताओ, हम सब कर देंगे। पहले अपना घर संभालो, फिर दूसरों के घर काम मांगने आना। तुम जैसे लड़कों को हम काम नहीं देते। कवि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था। दोनों भाई थके हुए वापस लौट रहे थे, खाली हाथ, लेकिन मन में बहुत कुछ। भैया, क्या हम सच में इतने बेबस हैं? ना काम, ना सहारा, और ऊपर से यह घर छिन जाने का डर। नहीं, हम बेबस नहीं हैं, बस वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। उसने आसमान की तरफ देखा। आज हमें लोगों ने ठुकराया है, कल हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे और तब कोई हमें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। दोनों ने हार नहीं मानी। काफी दूर चलने के बाद दोनों एक दूसरे गांव पहुंच गए। गांव थोड़ा बड़ा था। बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। दोनों थककर उसी पेड़ के पास ठहर गए। सांसें अभी संभली भी नहीं थीं कि तभी पास ही 2 आदमी बातें कर रहे थे। घर का हाल बहुत खराब हो गया है। मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार पड़ी है, न उठ पाती है न घर संभाल पाती है। तो फिर किसी को काम पर रख लीजिए मालिक। रखना तो चाहता हूं, लेकिन जो पहले काम करती थी उसकी शादी हो गई। बेटा और बहू दोनों शहर में रहते हैं। अब इस बड़े घर में कोई देखने वाला नहीं है। गौरव और कवि ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक आई। भैया, शायद यही मौका है। गौरव ने गहरी सांस ली और दोनों हिम्मत जुटाकर उनके पास चले गए। मालिक, हमें माफ कीजिए, हमने आपकी बात सुन ली। अगर आपको काम के लिए किसी की जरूरत है तो हम दोनों कर सकते हैं। दोनों आदमी एकदम चुप हो गए। तुम लोग कौन हो? पहले कभी यहां नहीं देखा। हम पास के गांव से हैं, काम की तलाश में आए हैं। जो भी काम मिलेगा हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। कुछ पल की खामोशी। जमींदार सोच रहा था। काम तो है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही लड़का चाहिए जो घर संभाल सके और मेरी पत्नी की देखभाल कर सके। दोनों भाई एक पल के लिए चुप हो गए। फिर गौरव, कोई बात नहीं मालिक, हम में से एक काम करेगा, आप निश्चिंत रहे। ठीक है, कल सुबह आ जाना, देखते हैं काम कैसा करते हो। दोनों भाइयों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे अंधेरे में किसी ने छोटा सा दिया जला दिया हो। घर लौटकर दोनों चुपचाप बैठ गए। भैया, अब बताओ, हम में से कौन जाएगा काम पे? तू जाएगा? मैं? लेकिन भैया। हाँ, तू जाएगा। तू लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है और तेरे अंदर वो नरमी है जो बीमार इंसान को चाहिए होती है। और मैं यहां रहकर घर संभालूंगा और जो भी खतरा आएगा उसका सामना भी करूंगा। भैया, मैं आपको अकेला छोड़कर। अकेला नहीं हूं मैं, तेरी हिम्मत मेरे साथ है। सुबह की पहली किरण के साथ कवि तैयार खड़ा था। उसके चेहरे पर डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद।
डरना मत, ये सिर्फ काम नहीं है, ये हमारी नई शुरुआत है। कवि ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उस नए रास्ते की ओर बढ़ गया। तो तुम ही हो कवि, सुबह से इंतजार कर रहा था। सच बताओ, पहले कभी ऐसा काम किया है या बस मजबूरी में आए हो? मालिक, सच कहूं तो इतना बड़ा घर कभी नहीं संभाला, लेकिन घर का काम बचपन से करता आया हूं। और अगर किसी की सेवा करने की बात हो तो मैं दिल से करता हूं। सीख जाऊंगा, बस एक मौका दीजिए। लोग कहते हैं सीख जाऊंगा, लेकिन 2 दिन में भाग जाते हैं। तुम भागोगे तो नहीं? भागने वालों में से नहीं हूं मालिक। अगर हालात से भागना होता तो यहां तक पहुंचता ही नहीं। बातों में सच्चाई लगती है। ठीक है, आज देखता हूं, काम से पहचान होगी। कुछ समय बाद कवि उस कमरे में गया जहां जमींदार की पत्नी लेटी हुई थी। मालकिन, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। अगर कुछ चाहिए हो तो बताइए। तुम भी बाकी लोगों जैसे तो नहीं हो ना? 2 दिन सेवा, फिर गायब। अगर मैं भी चला गया तो आपको कैसा लगेगा? खालीपन, आदत पड़ गई है अब। लोग आते हैं, उम्मीद देते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। तो इस बार आदत बदल देते हैं। मैं रहूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। इतना भरोसा है खुद पर? खुद पर नहीं, सेवा पर। जो दिल से की जाए वो असर जरूर करती है। यह बोलकर कवि अपने काम में लग गया और पूरा दिन मन लगाकर काम किया। शाम को कवि, इधर आओ, बैठो। डरने की जरूरत नहीं है। जी मालिक। आज कई दिनों बाद मेरी पत्नी ने शिकायत नहीं की, न दर्द की, न अकेलेपन की। तुमने क्या किया ऐसा? कुछ खास नहीं मालिक, बस उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। जानते हैं, बीमारी से ज्यादा अकेलापन इंसान को तोड़ता है। इसलिए मैंने सोचा दवा से पहले साथ देना जरूरी है। ये लो कुछ पैसे। मालिक, ये आज का मेहनत आना रख लो, काम आएंगे। फर्ज निभाने वाले आजकल मिलते ही कहाँ हैं, इसलिए यह तुम्हारा हक है। अगर मैं रोज ऐसा ही काम करूं तो क्या मुझे यहां काम मिलता रहेगा? जब तक तुम्हारी नियत और मेहनत ऐसी ही रही, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। जमींदार के मुंह से तारीफ सुनकर और पैसे मिलने के बाद कवि खुशी खुशी घर आया। कवि, आ गया तू? मैं कब से रास्ता देख रहा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? भैया, आज पहली बार लगा कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। मालिक ने मेरी तारीफ की, बोले कि घर बदल गया, और ये देखो पैसे भी दिए। इतनी जल्दी, पहले ही दिन? हाँ, बोले कि मेहनत का हक पहले दिन से मिलता है। भैया, पहली बार लगा कोई हमारी मेहनत समझता है। कवि, अगर आज माँ होती ना, तुझे गले लगाकर रो पड़ती। सच में तू सबका दिल जीत लेता है भाई। भैया, ये रखो। नहीं, तू रख, तेरी कमाई है। हम अलग थोड़ी है। जो मेरा है वो आपका है, और जो आपका है वो मेरा। गौरव थोड़ा भावुक हो गया। एक बात पूछूं, सच सच बताना, आज घर पर कोई आया तो नहीं? कोई अजनबी या अनुजा माँ की तरफ से कोई? नहीं, कोई नहीं आया। क्यों? मुझे डर था कहीं वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ ना आ जाएं। डर मत भैया, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। दोनों आज बहुत खुश थे और बहुत दिनों बाद दोनों को रात में चैन की नींद आई। ऐसे ही कुछ दिन बीते। कवि अब जमींदार के घर का एक अहम हिस्सा बन चुका था। एक दिन कवि काम पर गया था और गौरव आंगन में झाड़ू लगा रहा था। तभी गांव का मुखिया कुछ लोगों के साथ आया। अरे ओ गौरव, ध्यान से सुनो, जो मैं कहने आया हूँ वो मजाक नहीं है। जी बोलिए। यह घर, यह जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, समझे? लेकिन यह हमारा घर है, हमें मिला है। कागज देखे हैं कभी? नाम देखा है? किसका लिखा है उस पर? कागज? उस पर तुम्हारी सौतेली माँ अनुजा का नाम है और कर भी वही भर रही हैं। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। मुखिया के साथ का आदमी। मुखिया जी, ज्यादा बात क्यों, सीधा आदेश दीजिए। नहीं, अभी इनका कुछ नहीं करेंगे। सुन ले, 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता, और अगर नहीं गए तो हम खुद निकालेंगे, और तब रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। मुखिया धमकी देकर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। शाम हुई, कवि घर लौटा। भैया, आज मैं ये आप उदास क्यों दिख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या?
कवि, हम मुसीबत में फंस गए हैं। सीधे बोलिए भैया, क्या हुआ? आज मुखिया आया था और घर छोड़ने की धमकी देकर गया। कह रहा था कि यह घर हमारा नहीं, अनुजा माँ का है और हमें 1 हफ्ते के अंदर यहां से निकाल देगा। मुझे लगता है मुखिया उन्हीं से मिला हुआ है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे सब समझ में आया। इस जमीन की कीमत बढ़ गई है और वो इस जमीन को भी बेचने की सोच रहे हैं। हाँ। भैया, हम कहाँ जाएंगे? क्या हम सड़क पर आ जाएंगे? नहीं, ऐसे कैसे? हमें कुछ करना होगा। मैं कल नहीं जाऊंगा काम पे। आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं भाई, अगर तू रुक गया तो हमारी उम्मीद भी रुक जाएगी। घर का क्या होगा ये तो पता नहीं, अब सब भगवान के भरोसे है। लेकिन अगर तू काम पर नहीं जाएगा तो हमारा आखिरी सहारा भी हमसे छिन जाएगा। भैया, मुझे डर लग रहा है। सच में आप अकेले कैसे रहेंगे? मुझे भी, लेकिन डर के आगे ही रास्ता है। मुझे यहां रहना पड़ेगा। अगर घर में कोई नहीं रुका तो क्या पता वो लोग फायदा उठाएं। ठीक है भैया, लेकिन आप वादा करो, कुछ होगा तो मुझे बताओगे। कोई झगड़ा नहीं मोड़ लेना। ठीक है, वादा। ठीक है, मैं जल्दी लौटूंगा और हो सके तो मालिक से कुछ दिनों की छुट्टी भी मांगूंगा। सुबह हुई, कवि काम पे चला गया। पूरा दिन काम करने के बाद आज कवि के चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो हर दिन होती थी। वो चुप था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। कवि बेटे, आज तुम पहले जैसे नहीं लग रहे। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मालिक, बस थोड़ा थक गया हूं। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम दिल से काम करते हो, इसलिए तुम्हारा दर्द भी छुप नहीं सकता। सच बताओ। कवि की आंखें भर आईं। वो खुद को रोक नहीं पाया। मालिक, हमें घर से निकालने की धमकी दी गई है। फिर उसने धीरे धीरे पूरी बात बता दी। अनुजा, माँ, मुखिया, जमीन के कागज, सब कुछ। जमींदार कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मुझे पहले से शक था उस मुखिया पर। उसकी बेईमानी के किस्से पूरे इलाके में मशहूर हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। कवि की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। सच में मालिक? हाँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। मेरी पत्नी की हालत तुम देख ही रहे हो, पर 1 हफ्ते बाद मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। कवि ने सिर हिलाया। दिल में दर्द था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी थी। 1 हफ्ते बाद वो दिन आ ही गया। मुखिया अपने आदमियों के साथ फिर से घर पहुंचा। समय खत्म, अब घर खाली करो। गौरव और कवि चुप खड़े थे। तभी पीछे से एक आवाज आई। रुको। किस हक से इन लड़कों को निकाल रहे हो? अरे जमींदार जी, आप किस हक की बात कर रहे हैं? जमीन अनुजा के नाम है और कर भी वही भर रही है। जमींदार ने कागज देखे। उसका चेहरा बदल गया। वो समझ गया कि कानूनी तौर पर अभी कुछ करना मुश्किल है। मुखिया आज ही घर खाली करने के लिए बोलकर वहां से चला गया और जमींदार भी बेबस खड़ा रहा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। आज मैं कुछ नहीं कर पाया, इसके लिए माफ करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बात सुन लो तुम दोनों। तुम सड़क पर नहीं रहोगे। अब से तुम दोनों मेरे घर में रहोगे, मेरे अपने बेटों की तरह। मालिक, हम... हाँ, जब तक तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल जाता, और अगर चाहो तो जिंदगी भर रह सकते हो। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद गौरव ने खुद को संभाला। मालिक, अब इस जमीन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? हम चाहते हैं कि यह घर और जमीन हमारे छोटे भाई रोहन को मिल जाए। कम से कम वो खुश रहेगा। हमने जो सहा वो उसे न सहना पड़े। हम मेहनत करेंगे, आपके घर में रह लेंगे, और जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो अपना छोटा सा घर बना लेंगे। तुम दोनों सच में मेरे बेटों जैसे हो। अब से तुम दोनों हमारे साथ रहोगे और कुछ कामयाबी हासिल करके ही निकलोगे। कहानी की सीख, रिश्ते खून से नहीं, हिम्मत और त्याग से बनते हैं। और जो लोग दूसरों की खुशी के लिए अपना हक छोड़ देते हैं, भगवान उन्हें
उससे कहीं बड़ा घर देता है।